Number 5, the directors of JKY Limited provided the following information. देखिए उसने रेवेन्यू दिए, परचेजेस दिए आपको 30th April 2020 ईयर एंड की, और द सेम ईयर एंड की उसने इन्वेंट्री दी है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और फिर वो कहता है ऑल सेल्स एंड परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट टर्म. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, credit term. Then he has given us with opening inventory. This is opening inventory, inventory at beginning of year. And in A part, question is asking calculate the ratios, show your workings. Rate of inventory turnover. Rate of inventory turnover formula was cost of sale divided by average inventory. Answer will be in times. Times means how many times inventory, average inventory converted into revenue during certain पीरियड. कितने टाइम्स इन्वेंट्री 6 मंथ्स में कन्वर्ट हो रही है रेवेन्यू में. तो व्हेन वी गो टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल फर्स्ट, तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री 8000, आई एम डूइंग वर्किंग हियर. देन यू ऐड परचेजेस 121618, दीज आर परचेजेस, एंड यू टेक अवे क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज 11050. This is closing inventory and this answer is cost of sale. Cost of sale this is 118568. Cost of sale is 118568 divided by average inventory. Average inventory is equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2. This will be average inventory. 8000 plus 11050 divided by 2. Average inventory is 9525. 9525. This is average inventory. Now 118568 divided by 9525. So your inventory is 12.44 times. इसका मतलब ये है कि अगर साल है तो इन्वेंट्री हर महीने तकरीबन समझ लें हर महीने में सेल में कन्वर्ट हो रही है. एवरेज इन्वेंट्री 12.44, और जितना इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए जो है वो बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए अच्छा है. मैं टाइम्स में बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ही इज़ आस्किंग फॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज. ट्रेड रिसीवेबल इन टर्नओवर इन डेज फॉर्मूला इज ट्रेड रिसीवेबल, ये डेज में पूछेगा कि ईयर में भी पूछेगा? नो, डेज में होता है. ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला इज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365. सो in this question our sales are 209510, 209510. These are credit sales, and trade receivables are 28700 multiply by 365. And question state राउंड अप टू द नियरेस्ट होल डे. होल डे हमेशा
याद रखें आगे को जाता है। अगर सपोज करें आपके डेज आते हैं 20.10, दिस मीन्स 21 डेज। 10 का मतलब है अगला दिन स्टार्ट हो गया। 50 आ रहा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 28,700 डिवाइडेड बाय 209,510 into 365, the answer is 50 days. तो क्या राउंड ऑफ करो This is rounded value, 50 days. This means, अच्छा अब 50 days का मतलब क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल हमें जो पैसा दे रहे हैं वो 50 डेज के बाद ऑन एवरेज दे रहे हैं। हो सकता है कोई 40 डेज में दे रहा हो, कोई 30 डेज में दे रहा हो, कोई 60 डेज में दे रहा हो, कोई 70 डेज में दे रहा हो, बट जब उसने उनका एवरेज कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा जी एवरेज आपको 50 डेज में पैसा आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, नेक्स्ट आगे वो कह रहे हैं जी द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2020 was lower than that of the previous year। हमने ये जो कैलकुलेट की है वो कह रहा है कि इस साल का इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो लोअर है, was lower than the previous year। इसका क्या मतलब है, आपकी सेल्स डिक्रीज की हैं, आपका रेवेन्यू सेल्स में कम कन्वर्ट हुआ है, आपकी इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री रेवेन्यू में कम कन्वर्ट हुई है। फिर वो कह रहा है जी ट्रेड रिसीवेबल डेज फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2020 was higher than that of the previous year, both are worsened। आपका इन्वेंट्री टर्नओवर भी गिरा पिछले साल की निस्बत प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में, और आपके ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ गए उनके डेज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, एंड बोथ आर नॉट गुड साइन फॉर द बिजनेस। अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो दिस शोज द बैड डेट चांसेस आर आल्सो इंक्रीजेज। जितना आप टर्न पीरियड इंक्रीज करते जाएंगे बैड डेट के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। द सेम वे अब ये दोनों चीज़ें कंपैटिबिलिटी में ये शो कर रही हैं कि देखें आपका इन्वेंट्री टर्नओवर गिरा, कंपनी वांट्स टू सेल मोर गुड्स, और उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल को और बेनिफिट दिया कि ठीक है जी लास्ट ईयर में आप 40 डेज में दे रहे थे, हम 2 मंथ्स का क्रेडिट देते हैं, जिसकी वजह से होपफुली उन्होंने कुछ सेल्स मेंटेन कर ली। बट अगर कंपनी प्रीवियस ईयर की पॉलिसी पे हो सकता चलती तो हो सकता ये सेल्स टर्नओवर, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर और गिर जाता। They gave some flexibility to their trade receivables to make such sales, but then भी उसकी सेल्स प्रीवियस ईयर से कम हैं। वो कहते हैं जी एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन इन्वेंट्री टर्नओवर। देखें देयर विल बी अ डिफरेंट इफेक्ट्स। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये है कि आपकी देखें आपका कारोबार है सपोज करिए फर्नीचर का, ठीक है, आपके शोरूम में आपके गोडाउन में फर्नीचर ही भरा होगा ना जो आपने सेल करना है। अब आप देखते हैं कि 1 मंथ में आपने कितनी इन्वेंट्री सेल कर दी, 2 मंथ्स में कितनी सेल कर दी, 6 मंथ्स में कितनी सेल कर दी, वो इन्वेंट्री टर्नओवर है। आप फिर कहते हैं जी इतने टाइम्स इन्वेंट्री कन्वर्ट हो गई सेल्स में, रेवेन्यू में, दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर। सर इतने टाइम्स कंपेयर किसको कर रहे हैं? ईयर को, ईयर में, यानी कि अगर आप कहते हैं कि साल में 12 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट हुई है रेवेन्यू में, तो इसका मतलब है हर महीने एक दफ़ा एवरेज इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हुई है। यानी एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज, ठीक है, वो एक दफ़ा सेल में कन्वर्ट हुआ। अगर हम कहते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर 12 टाइम्स निकलता है, ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स है तो इसका मतलब है साल 2 महीने में एक दफ़ा सेल हुई है एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर? एवरेज इन्वेंट्री आप ले लेते हैं, आप कहते हैं जी साल के बिगनिंग में मेरे पास 5 यूनिट हैं, ठीक है, और महीने के एंड में मेरे पास 10 यूनिट हैं, 15 हो गए टोटल। अब उसका आप एवरेज ले लेते हैं डिवाइड बाय 2, क्या निकला 7500 अराउंड। आप कहते हैं जी अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर पूरे साल का 12 टाइम्स है तो इसका मतलब है एक महीने में 7500 यूनिट आपने सेल की है, एवरेज सेल की है ना। और अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स है तो इसका मतलब है 2 महीने में आपने एवरेज इन्वेंट्री सेल की है। अब समझ आई? नहीं, मतलब आपने 75 यूनिट्स 2 महीने में सेल कर 7500 अगर आपकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वही है तो।
अगर ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 5 थी, क्लोजिंग जो है 20 हो गई, तो डेफिनेटली 12.5 हो तो गया। कम भी हो सकती है। कम भी हो सकती है। इसलिए कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर ये माइनस ऐसे में आ रह सकता है। सर ये हाँ। माइनस में आ सकता है। माइनस में कैसे आ सकता है बेटा? ये अगर बिके ही ना एक भी दफा। ना बिके तो इन्वेंट्री टर्नओवर 1 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। टाइम 0 से माइनस तो नहीं हो सकता। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स का इसमें क्या रोल है? कॉस्ट ऑफ सेल का रोल नहीं है। आप देखें, आप कॉस्ट को ही तो सेल करते हैं। इन्वेंट्री को आप जो सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं? आपके गोडाउन से तो कॉस्ट निकल रही है ना। तो फॉर्मूला है इसका इन्वेंट्री टर्नओवर का, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दिस इज नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर। सर एवरेज इन्वेंट्री के क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वो की हुई है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, इन्वेंट्री टर्नओवर। अब वो कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या इफेक्ट, क्या चेंज, क्यों है जी इन्वेंट्री टर्नओवर कम क्यों हो गया पहले की निस्बत? पहले अभी 12 टाइम्स है, पहले लास्ट ईयर 15 टाइम्स था सपोज करें, क्यों कम हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई। पहला रीजन लो प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर चेंज होने से क्या होगा? लो प्रॉफिट्स पहला। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? मोर स्टॉक। More money tied up in inventory. हाँ, मोर स्टॉक, मोर इन्वेंट्री टू बी हेल्ड। कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन स्टोरेज कॉस्ट। आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट नहीं हो रही रेवेन्यू में, तो इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी। स्टोरेज रिसीवेबल पे क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज चांसेस टू इंक्रीज बैड डेट्स। ठीक है, ये सर कैसे होगा? जितना आपका रिसीवेबल पीरियड इंक्रीज करता है, उतना बैड डेट इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन बैड डेट्स, ठीक है। Attract more customers. हाउ? Time days ज्यादा है। हाँ हाँ, आप ये भी कह सकते हैं चांसेस टू इंक्रीज रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द टू इंक्रीज। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट्स हो गए। हाँ जी, हो गए तो इन चांसेस है ना, इंक्रीज इन रेवेन्यू कैश फ्लो डिक्रीज ड्यू टू लॉन्गर क्रेडिट पीरियड। अब आप क्या कह रहे हो? कैश फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, स्लो डिक्रीज इन कैश फ्लो। डिस्काउंट भी देना पड़ेगा यार। एक ही बात है। इसे सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ये होता है कि अगर तुमने गुड्स बेच दी उधार पे, तुम्हें एक कस्टमर के साथ तुम्हारी डील है जी, मैं 20 दिन के पास पैसा दूंगा, ठीक है ना। एक कस्टमर के साथ तुम्हारी डील है, मैं 40 दिन के बाद दूंगा। एक कस्टमर तुम्हें 10 दिन में पेमेंट करता है। डिफरेंट डील्स होती हैं ना डिफरेंट कस्टमर्स के साथ। तो आप अपने जब ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपके टोटल हैं पीरियड एंड पे, अगर महीने बाद निकाल रहे हो, तो ट्रेड रिसीवेबल महीने के एंड पे डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स पूरे महीने की इनटू 30 करोगे, तो तुम्हारे पास डेज आ जाएंगे कि ऑन एवरेज सारे रिसीवेबल कितनी देर में पैसा दे रहे हैं। 30 मतलब के टोटल डेज। हाँ, अगर एक महीना है, 365 अगर एक महीना है तो 30 डेज, अगर साल है तो 365 डेज। खोल के पढ़नी है। ठीक है। अगर साल है तो 365 है, अगर एक महीना है तो 30 है, अगर 6 महीने हैं तो 30 इंटू 6 है। और समटाइम वो ये भी करता है, वो कहते हैं ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो डेज में नहीं चाहिए, वीक्स में चाहिए। फिर क्या करोगे? वो डेज को डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। दो सोल्यूशन है, 52 वीक्स कर दो सीधा सा। नॉर्मली 52 वीक्स होते हैं। तो अगर 48 वीक्स कर दें, बोल देगा बेटा वो 48 वीक्स बोलेगा तो करना है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो करना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड वीक 52 है।
अदरवाइज तो वो बोलने को 50 वीक्स भी बोल देता है, समटाइम 48 वीक्स बोल देता है, वो जो 40 वीक्स बोल दे, जो वो बोल दे फिर वो करना है। अगर वो साइलेंट है तो हमेशा याद रखो 52 वीक्स होते हैं साल में और 12 महीने होते हैं, तो ये चीज़ें देख लेनी है। आगे आ जाएंगे। वो कहता है द डायरेक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, दे आर कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1%। वो कहते हैं जी कैश डिस्काउंट ऑफर करो 1% और 21 डेज में पैसे ट्रेड रिसीवेबल से ले लो, और चार्ज इंटरेस्ट ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर 30 डेज। ये उन्होंने पनिशमेंट दे दी कि अगर नहीं तो 30 दिन के बाद फाइन चार्ज करेंगे हम। इसके लिए तो आपकी मोनोपोली होनी चाहिए। देखें आपकी सेल्स ऑलरेडी पिछले साल से गिर गई ना, आपके ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर से बढ़ गए, तो आप मार्केट को लीड तो नहीं कर सकते। हो सकता है एक दो कस्टमर जो मजबूर हैं वो कहें जी अच्छा हम पे कर देते हैं विद इन 30 डेज, बाकी कहेंगे जी नहीं करते, हम 60 डेज में करेंगे, नहीं तो हम किसी और से गुड्स ले लेते हैं, आपका रेवेन्यू और गिर जाएगा। मार्केट तो कंपेटिटर है ना, आपका रेवेन्यू और रिक्वायर्ड पे आ जाए। वो कहता है एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर दे शुड इंट्रोड्यूस द कैश डिस्काउंट पॉलिसी or the interest charge policy. Justify your answer by providing one advantage and one disadvantage of each policy. मतलब ये है कि अगर आप कैश डिस्काउंट देते हैं तो एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज दे दें, तो पहले ही ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, और अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो एक प्लस एक माइनस दे दें। यही कह रहा है ना वो। कैश डिस्काउंट प्लस क्या है, डिक्रीज इन बैड डेट्स, ये प्लस है जी। एंड अर्ली एंड इंक्रीज इन कैश फ्लो, 2 पॉइंट दे दिए। कैश इनफ्लो। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, नेगेटिव क्या है, सर बैंक पहले ही मतलब ओवरड्राफ्ट में ड्यू टू डिस्काउंट देयर विल बी लो अमाउंट रिसीव ड्यू टू डिस्काउंट बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप आ जाए इंटरेस्ट वाली साइड पे, प्लस interest will increase other income, increase other income and improve cash inflow. Minus company can lose customers, so it's better to introduce discount policy and only charge interest to those customers who not paying रेगुलरली। मैंने ये नहीं कहा इंटरेस्ट चार्ज कर दो, मैंने ये कहा सिर्फ उनको चार्ज करो जो रेगुलरली पे नहीं करते, बट डोंट बाउंड फॉर 30 डेज ऑप्शन। ठीक है, इस पे आगे लिख लें, एंड ओनली चार्ज इंटरेस्ट या फाइन टू दोज कस्टमर्स हु आर नॉट पेइंग रेगुलरली, फुल स्टॉप, डू नॉट बाउंड कस्टमर्स फॉर 30 डेज। इसका कंक्लूजन क्या है, अगर हम लिख दें इट्स बेटर टू इंट्रोड्यूस डिस्काउंट पॉलिसी, लॉजिक तो देना पड़ेगा, उसके साथ तो नहीं बढ़ेगा, लॉजिक तो देना पड़ेगा। इसके 5 नंबर है ना,
तो लॉजिक करना पड़ेगा। It has no benefit. What is this? फिर आगे आ जाए जी। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन सिलेक्टिंग द कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहला है जी कंपेरेबिलिटी, लिखें, राइट डाउन। कंपेरेबिलिटी is the level of standardized accounting policies standardized information or accounting information, standardized accounting information that allow the financial statements of multiple organizations to be compared with each other, to be compared with each other। इसके बाद आ जाएं जी रेलेवेंस पे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है कंपैरेबिलिटी? कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको अगर डिफरेंट ओ लेवल का पेपर आए, सपोज करें अकाउंटिंग का, हमजा को डिफरेंट ओ लेवल का पेपर आए, तो क्या कंपेरेबिलिटी हो सकती है, कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कंपेरेबिलिटी। आप कंपेयर उस वक्त कर सकते हैं जब आप दोनों को सेम पेपर आए, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, मेरा ये ग्रेड है, तुम्हारा ये है, तो क्यों है, कहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। दिस इज इसी तरह अगर कंपनी के अकाउंट्स के फॉर्मेट सिमिलर होंगे तो कंपेरेबिलिटी। हाँ, रेलेवेंस, रेलेवेंस लिखें जी। relevance concept that the information generated by accounting system should impact the decision making लिखें, नहीं लिख रहा, should impact the decision making of someone pursuing the information या following the information, pursuing the information या following the information। का फॉर्मेट होता है सेल्स लेस कॉस्ट, जीपी लेस एक्सपेंस। अब आपके पास प्रॉफिट है 15,000, एक्सपेंसेस हैं 65,000, कितना होगा जीपी, माइनस करोगे 80,000 प्लस करोगे, और ये जीपी 25% किसका है, कॉस्ट का या रेवेन्यू का, कॉस्ट मार्कअप है। दिस इज 25% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब है कॉस्ट 100% है। अब मार्कअप का फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या है मार्कअप का, जीपी डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100 इज इक्वल टू 25%। कॉस्ट निकल सकती है, कॉस्ट निकल सकती है, निकालो कॉस्ट कितनी बनती है, मासूम लोगों। ये बनेगी
ये तो तुम्हारे 320 तुम ना बेड़ा गर्क ना कर देना किसी दिन अकाउंटिंग का उठा के 320 वर्बल चल रहा है, सही कह रहे हो। 320,000 इज कॉस्ट। रेवेन्यू कितना है? ये 320,000 है तो रेवेन्यू कितना है? माइनस कर दूं 80? नहीं प्लस। अच्छा प्लस कर देते हैं जी। 400 इज रेवेन्यू। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ये आया रेवेन्यू, परसेंटेज आ गया था। फिर वो कहता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू। क्या फॉर्मूला होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। परसेंटेज मांग रहा है ना। प्रॉफिट है 15,000, प्रॉफिट इज 15,000, रेवेन्यू 400, into 100, 3.75%। सर बैंक लोन कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड होता है? हाँ जी लॉन्ग टर्म लोन होता है जी, बिल्कुल होता है। 30th सितंबर देखो, वो कहता है परसेंटेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यूज द कैपिटल एम्प्लॉयड 30th सितंबर। हाँ तो उसमें क्या हुआ? कैपिटल दिया हुआ ऊपर, ओपनिंग 75,000, वो देखो उसके अंदर 15,000 ऐड करो। सर बैंक लोन ऐड करेंगे? हाँ करेंगे। ड्राइंग्स हैं कहीं? ड्राइंग्स हैं? नहीं है ना? है ड्राइंग्स? उसने लिखा है did not make any हाँ तो बस 75,000 में 15,000 ऐड करो, कैपिटल आ गया। क्लोजिंग उसके अंदर 40,000 ऐड कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था, ईयर एंड कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल एट बिगिनिंग 75,000 प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कोई ड्राइंग्स नहीं है ही नहीं ड्राइंग्स क्वेश्चन में। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। वो क्या कह रहा है? परसेंटेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट है 15,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ जी? ये टोटल कर लें, 75 प्लस 15 प्लस 40, 130,000 into 100, 15 divided by 130 into 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11.54%। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स एंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। opening capital plus profit फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स plus drawing प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। या इसको आप ये भी कह सकते हो, सुनो इसको आप ये भी कह सकते हो, सुनो, कैपिटल एट ईयर एंड, कैपिटल एट ईयर एंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एट ईयर एंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया? ओके सर लॉस हम कैपिटल में से माइनस करेंगे? क्या चीज बेटा? अगर हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस हो, हाँ तो लॉस वो कैपिटल से माइनस। बिल्कुल ड्राइंग्स वाला ट्रीटमेंट माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा।